अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं मुग़ीरा काशिफ़ और आज आपके लिए लेकर आई हूं जन्नत ज़ेब के कलम से तहरीर करदा नावल लाफ़ानी इश्क की। एपिसोड को शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मामा यहाँ नहीं, यहाँ देखें। परी, यहाँ कुछ नहीं है बेटा, आप याद करें आपने कहाँ रखी थी बुक। कबर्ड के ऊपर कुछ ना होने पर उसने परिहा को दोबारा सोचने का कहा, जो अपनी छोटी सी उंगली होंठों पर रखकर मासूमियत से आंखों को पटपटाए सोचने लगी कि आखिर उसने अपनी नोटबुक रखी कहाँ थी। मैंने यहीं रखी थी मामा, लेकिन वो बाज़िल ने पकड़ ली और उस पर पेंसिल से ड्रॉ करने लग गया कि ज़ाइम ने उसे कॉपी छीनकर यहाँ ऊपर फेंक दी ताकि वो मेरी कॉपी ख़राब ना करे। उसको पूरी तफसील बताए परिहा कॉपी ना मिलने पर कुछ अफसरदा हुई। रेडी हो गई बाबा की परी और महर, आप ऊपर क्या कर रही हैं? आज परिहा का स्कूल में पहला दिन था, इसलिए फैज़ान कमरे में आते हुए उससे पूछने लगा, मगर फिर अपनी बीवी को स्टूल पर खड़े देख हैरान हुआ। मामा मेरी नोटबुक ढूंढ रही हैं बाबा, वो ज़ाइम ने बाज़िल से लेकर ऊपर फेंकी थी पर अब मिल ही नहीं रही। महरमा की बजाय परिहा ने मुंह लटकाकर जवाब दिया कि फैज़ान को अपनी जान से प्यारी बेटी का लटका मुंह किसी सूरत अच्छा न लगा, जिस पर उसने फ़ौरन परिहा को अपनी गोद में उठाया और हाथ आगे बढ़ा के महरमा को नीचे उतरने का इशारा किया, जो उसके हाथ में हाथ रखकर ध्यान से नीचे उतरी और यहाँ वहाँ चीज़ें उलट पुलट कर तलाश करने लगी कि शायद कहीं और मिल जाए। कोई बात नहीं बाबा की जान, अगर पुरानी नोटबुक नहीं मिल रही तो बाबा आपको न्यू नोटबुक ले देंगे। उसके लटके मुंह की तरफ देख फैज़ान ने प्यार से उसका मुंह ठीक करना चाहा, मगर उसे शायद अपने बाबा का ये आइडिया अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मुंह लटकाने के साथ निचला होंठ भी बाहर निकाल गई। नो बाबा, उस नोटबुक में मैंने अपना सारा होमवर्क किया हुआ था, और तो और ज़ाइम ने मुझे इतना कुछ पढ़ाया था, वो सब नोटबुक में था। अब न्यू वाली नोटबुक में वो सब थोड़ी होगा। अपनी बेटी की मासूम सी दलील पर फैज़ान ने समझते हुए सर हिलाया कि तभी उसकी देरी पर ज़ाइम भी मुकम्मल तैयार उसके कमरे में आया। परी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, स्कूल नहीं जाना क्या? ज़ाइम, मेरी नोटबुक नहीं मिल रही। उसके पूछने पर परिहा फ़ौरन फैज़ान की गोद से उतरी और उसके पास आकर परेशानी से बोली कि ज़ाइम ने ना समझी से उसकी तरफ देखा। कौन सी नोटबुक? वही जो तुमने बाज़िल से पकड़कर वहाँ ऊपर फेंकी थी। अरे हाँ, वो नोटबुक, वो तो मेरे पास है, मैंने बाबा से कहकर तभी उतरवा ली थी। ज़ाइम के जवाब पर जहाँ महरमा की तलाश ख़त्म हुई, वहीं परिहा ने अपना छोटा सा हाथ माथे पर मारा। मतलब वो और उसकी माँ नोटबुक ढूंढने के चक्रों में ख्वार हो गए और नोटबुक थी तो ज़ाइम सुल्तान के पास। ओहो, ज़ाइम तुम्हारे पास थी? तो बताया क्यों नहीं? पता है मैं और मामा कब से ढूंढ रहे हैं उसे। तुम भी ना, मुझे थोड़ी पता था तुम ढूंढ रही हो। अच्छा, अब आप दोनों बहस मत करें और टाइम देखें, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। उन दोनों की बहस पर महरमा ने वक्त देखते हुए उन्हें एहसास दिलाया कि परिहा बाद में उससे बहस करने का सोच अपना बैग पहनकर उसके साथ ही कमरे से निकल गई और उनके पीछे महरमा जाती कि फैज़ान ने जाने से पहले ही उसे बाजू से खींचकर अपने करीब कर लिया, जो कि उसकी इस हरकत पर नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ? छोड़े मुझे, लंच बॉक्स देना है परी को। परिहा का नाम लिए उसने उसे खुद से दूर करना चाहा, जो उसकी मज़ाहमत और बात पर मज़ीद उसे अपने नज़दीक कर गया। आपने बताया क्यों नहीं मुझे? उसके सवाल पर वो मज़ीद नासमझ हुई। क्या? उसके अनजान बनने पर फैज़ान ने आईब्रो उचकाई कि महरमा ने फिर उसी नासमझी से आंखें घुमाई। आप बताना नहीं चाह रही हैं या छुपा रही हैं? उसका लहजा तंज़िया था, लेकिन समझ अब भी महरमा को न आई। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझी नहीं। आपकी प्रेगनेंसी में है, इतनी बड़ी बात आपने बताई क्यों नहीं मुझे? अब की बात पूरी बात कहते हुए उसके लहजे में शिकवा भी था, जिस पर महरमा ने आंखें बंद करके ज़बान दांतों तले दबाई। बताएं मुझे, आप इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हैं मुझसे? उसकी कमर पर सख्ती बढ़ाए फैज़ान ने दोबारा पूछा। छुपाया नहीं, वो बस मैं कंफर्म करना चाहती थी, और भला मैं आपसे ये बात क्यों छुपाऊंगी? वो तो बस मैं रिपोर्ट मिलने तक का वेट कर रही थी और कुछ नहीं। उसके गुस्से पर महरमा ने फ़ौरन वजाहत देते हुए उसे रिलैक्स करना चाहा, जो उसकी वजाहत पर कुछ पुरसुकून हो भी गया, वरना ये बात उसे गुस्सा ज़रूर दिला गई थी कि आखिर वो उससे इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे छुपा सकती है। कल दोपहर में ही आयरा ने भाभी ने रिपोर्ट मुझे भिजवाई थी और मैं आपके घर आने के बाद बताना चाहती थी, मगर आप रात को इतनी लेट आए और सो गए कि मुझे याद ही नहीं रहा। उसको थोड़ा रिलैक्स होता देख उसने मज़ीद तफसील बताई, जिस पर वो अपना गुस्सा ख़त्म किए मुस्कुराया और उसकी पेशानी पर अकीदत भरा बोसा दिया। ये उसकी खुशी का इजहार था, जो वो लफ्ज़ों की बजाय अपने लम्स से उसे महसूस करवाता था, जिसको महसूस किए महरमा हर बार की तरह सरशार हो जाती। कोई बात नहीं, लेकिन अब आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी, और ये जो अभी स्टूल के ऊपर चढ़ी थी, ये मैं दोबारा ना देखूँ, समझ गई? पहली बात नरमी से और आखिर पर उसके स्टूल पर चढ़ने के बारे में याद करवाए सख्ती से वार्न भी किया गया, जिस पर महरमा ने मुस्कुराते हुए फ़ौरन फर्माबरदार बीवियों की तरह सर हाँ में हिलाया। कोई और जानता है इस बारे में? नहीं, अभी कोई नहीं जानता। चलें फिर सबको एक साथ ही खुशखबरी देते हैं। उसकी कमर को रिहाई बख्शे फैज़ान ने उसका हाथ पकड़ा और बोलकर अपने साथ लिए कमरे से बाहर निकल गया।
तुम्हें पता है, जब अनुषा ने मुझे ये बात बताई तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने फ़ौरन फ़ारिस से कहा और वो मुझे यहाँ छोड़ गए। कसम से मेहरू, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। उसके हाथों को पकड़ते हुए मन्नत अलग ही खुशी और पुरजोशी से बोली, जैसे वो पहली बार एक्सपेक्ट कर रही हो। जबकि उसके साथ बैठी नाज का भी यही रिएक्ट था कि मेहरमा को वो दोनों खुद से ज़्यादा खुश और पुरजोश नजर आए। लो भाई, तुम सबके स्नैक्स, और मेहरू, ये तुम्हारे लिए गाजर का फ्रेश जूस। उन सभी के सामने स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक रखते हुए अनुषा ने मेहरमा को उसका जूस का ग्लास पकड़ाया है कि वो अपने लिए जूस और बाकियों के लिए कोल्ड ड्रिंक देख मुंह बना गई, लेकिन फिर अपनी तबीयत के बायस खामोशी से जूस ही पीने लगी। आराम से जूबी, वरना गले में अटक जाएगा। मन्नत को भूखों की तरह केचप के साथ नगेट्स खाते देख मेहरमा ने उसे टोका, वरना जैसे वो खा रही थी उससे ज़रूर गुना लग जाता। यार मैं क्या करूं, अब जब भी मेरे सामने ये सारी चीज़ें आती हैं तो कसम से मेरा हाथ नहीं रुकता और बस दिल करता है सारी एक साथ खा जाऊँ। एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा जल्दी जल्दी में ख़त्म करते हुए वो कंधे उचकाकर हंसते हुए बोली कि उसकी बात और जल्दबाजी पर वो तीनों हंसती। जबकि मेहरमा को वो दिन याद आए जब वो ऐसे खाती थी और मन्नत उसे रोकती थी, लेकिन आज उलट था। आज मन्नत भूखों की तरह खा रही थी और मेहरमा उसे टोक रही थी, और उसकी यही जल्दबाजी थी कि खाते हुए उसे बहुत ज़ोर का गोता लगा कि वो बुरी तरह खांसने लगी, और उसके यूं खांसने पर मेहरमा, अनुषा, नाज तीनों को परेशानी लाहक हुई। जूबी, पानी पियो, आराम से पियो, बस ध्यान से। उसकी कमर को पीछे से सहलाए मेहरमा ने फ़ौरन उसे पानी पिलाया, मगर खांसी के साथ अचानक ही उसे पेट में दर्द उठने लगा, जिस पर वो खांसी छोड़ पेट पर हाथ रखकर दर्द से बिलबिलाने लगी कि अब उसके पेट में उठते दर्द पर सही मायनों में उन तीनों के छक्के उड़े। जूबी, मन्नत, तुमको क्या हुआ? मेहरू, मुझे दर्द हो रहा है। अपने पेट पर दोनों हाथ रखे वो दर्द से दोहरी हुई कि उन तीनों को समझ न आई कि क्या करें, क्योंकि इस वक्त घर में कोई मर्द भी मौजूद नहीं था। अनुषा, तुम इसे लेकर आओ, मैं गाड़ी निकालती हूँ। अनुषा, तुम उसे लेकर आओ, मैं गाड़ी निकालती हूँ। और नाज, तुम यही बच्चों के पास रुको। अनुषा के बाद नाज को शाहजीन, शाहवेर और बाजिल के पास रुकने का कहती मेहरमा जल्दी से बाहर की तरफ भागी, और अनुषा मन्नत को हौसला करने का बोल ध्यान से अपने साथ लिए गाड़ी के पास आई कि मेहरमा ने उन दोनों को बैठते ही गाड़ी स्पीड में हॉस्पिटल के लिए दौड़ाई। जबकि पीछे नाज फिक्र और परेशानी में उसके लिए दुआ करती बच्चों को देखने लगी, जो फिलहाल अभी तो आपस में खेल रहे थे। महर, फैज़ान की आवाज़ पर वो फ़ौरन खड़ी हुई और परेशानी से उसको देखने लगी, जिसके साथ अरमान भी था। उन दोनों को कॉल रास्ते में ही मेहरमा कर चुकी थी, जबकि उनसे पहले उसने फ़ारिस और आयरा को भी बता दिया था कि हॉस्पिटल पहुंचने तक आयरा सारी तैयारी करवा चुकी थी। आंख के इशारे से फैज़ान ने उससे हालात जानने चाहे, जिसने सर ना में हिलाया और फ़ारिस की तरफ देखा, जो परेशानी और फिक्रमंदी से इधर उधर चक्कर काटता ऑपरेशन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। उसकी परेशानी की वजह समझते हुए अरमान और फैज़ान दोनों ने उसका कंधा थपथपाकर हौसला देना चाहा, मगर उसकी परेशानी कुछ और थी, और वो ये कि अभी तो मन्नत की प्रेगनेंसी को 8वां महीना शुरू हुआ था और इतनी जल्दी डिलीवरी करना किसी खतरे का बायस भी बन सकती थी। इसलिए न जाने कौन कौन से वसवसे उसे खौफज़दा कर रहे थे। वो तो बस दिल में अपने बच्चे और अपनी बीवी दोनों की सेहतयाबी की दुआ कर रहा था। इसी सबर आजमा वक्त में मजीद उन्हें 15 मिनट गुजरे के ठीक 16 मिनट बाद आयरा अपना मास्क उतारती हुई ऑपरेशन रूम से बाहर आई, जिसको देख फ़ारिस फ़िक्र नहीं करो, सब ठीक है। सर्जरी थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बेबी और मन्नत दोनों ठीक हैं, खैर से। तुम एक प्यारी सी बेटी के बाप बन गए हो। आयरा की बात ने जैसे उन सभी की जान में जान डाली, जबकि फ़ारिस तो एकदम खुशी से पागल हुए आयरा को गले से ही लगा गया कि उसकी खुशी पर आयरा और बाकी सब हंसने लगे। यार अरू, थैंक यू सो मच। मन को देख लूँ? चाहो तो देख लो, लेकिन फ़िलहाल अभी वो बेहोश है और बेबी को कुछ देर हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, क्योंकि ये प्री मैच्योर डिलीवरी थी। बाकी परेशान मत होना, वो दोनों ठीक हैं। उसकी बात पर सर हिलाए फ़ारिस रोकने के बाद भी ना रुका और फ़ौरन ऑपरेशन रूम के अंदर चला गया कि उसकी जल्दबाजी पर वो सभी सिर्फ मुस्कुरा ही दिए। रात का तकरीबन दूसरा पहर शुरू हो चुका था। जहाँ खामोशी और अंधेरों में सब ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे थे, वहीं एक साया था जो तेज़ तेज़ कदम उठाए सभी राहदारियों को अबूर करने के बाद अपने मतलूबा कमरे के बाहर आकर रुका और बड़े ही आराम से दरवाज़ा धकेलकर अंदर दाखिल हुआ। जहाँ कमरे में 3 नफूस मौजूद थे, जिनमें सबसे पहले वो बेड पर लेटे फ़र्द के पास आया और फिर उसके साथ ही बेबी कॉट में लेटी उस नन्ही जान को, जो अभी इस दुनिया में कुछ घंटों की मेहमान थी। उसे और उसकी माँ दोनों को नरम निगाहों से देखने के बाद वो मुड़ा और पीछे सोफ़े की तरफ देखा, जहाँ वो मताए जान यूं ही पैर ज़मीन पर लटकाए सर हाथ पर रखे सो रही थी, जिस पर उसके बालों की चंद आवारा लटें नाक और होंठ को छू रही थी। शायद उसकी आँख अभी लगी थी, क्योंकि वो जिस बेआरामी में सो रही थी वो इस बात की गवाह थी। उसके होंठों को छूती वो लट को उन हेज़ल ग्रे आंखों ने सख्त निगाहों से घूरा और यूं ही कदम कदम चलते हुए ऐन उसके करीब आए घुटनों के बल उसके सामने ही नीचे ज़मीन पर बैठकर निहारने लगा। अपनी आंखों से कभी उसकी बंद आंखों को तो कभी नाक, रुखसार, होंठ और उसके वजूद की एक शय को छुए। वो भी हाथ बढ़ाकर लट को पीछे करता कि तभी कमरे में यकदम मिन्हा के रोने की आवाज़ गूंजी, जिस पर आयरा की नींद भग से उड़ी और उसने फ़ौरन उठकर पूरे कमरे में यहाँ वहाँ उसे तलाशना चाहा।
मगर वो कहीं नहीं था, जिस पर उसकी आंखों में फिर से उदासी और नाउमीदी छाई। मतलब कि वो सिर्फ उसका ख्वाब था, वो नहीं था। मिन्हा की दोबारा ऊंची आवाज़ में रोने पर वो जल्दी से उठी और जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाकर चुप करवाने लगी। मगर शायद वो भूखी थी, इसलिए चुप होने की बजाय मज़ीद ज़ोरों शोर से रोने लगी। और उसकी तेज़ आवाज़ ही थी कि मन्नत भी कसमसाकर उठने लगी कि आयरा ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसे उठने में मदद दी और मिन्हा को उसकी गोद में दिया, जो भूख खत्म होने पर कुछ ही देर बाद फिर से सो गई। मन्नत ने उसे बेबी कॉट में लिटाने की बजाय अपने साथ ही लिटाया और उसकी तरफ देखने लगी, जो उलझी हुई थी। क्या हुआ भाभी, सब ठीक है? मन्नत की नकाहत ज़दा आवाज़ पर वो होश में आई। हाँ, कुछ नहीं। फारिस कहाँ है? उसके जवाब पर सर हिलाए उसने फारिस के बारे में पूछा कि आयरा उसके करीब गई और दोबारा उसे लेटने में मदद करने लगी। यहीं कहीं बाहर होगा, तुम परेशान नहीं हो और आराम करो। अगले 3 दिन मन्नत को हॉस्पिटल में ही रखा गया और चौथे दिन डिस्चार्ज मिलने पर वो सीधा अपने घर गई। वैसे तो दामिर सुल्तान की ख्वाहिश थी कि वो उनके साथ सुल्तान मेंशन जाती, मगर फारिस ने मना कर दिया कि वो बाद में चली जाए, क्योंकि फ़िलहाल वो चाहता है कि उसकी बेटी कुछ दिन अपने घर में रहे, जिस पर मजबूरन उन्हें मानना ही पड़ा। और मन्नत सुल्तान मेंशन जाने की बजाय अपने घर ही आ गई। उसकी तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर थी, इसलिए और जो कमी पेशी थी वो फारिस के प्यार और ध्यान ने मुकम्मल कर दी। बाजिल, ये क्या किया आपने? किचन में अनुषा की हेल्प करवाने के बाद वो जैसे ही कमरे में आए, कमरे का हाल देख उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से फटी की फटी रह गई। जहाँ उसका शैतान बेटा हर चीज़ यहाँ वहाँ गिराए न जाने क्या तलाशने की कोशिश कर रहा था। बाजिल, मामा मेरी दन कहाँ है? मामा मेरी गन कहाँ है? अपनी तोतली ज़बान में आंखों को बेइंतहा मासूमियत से पटपटाए वो बिना अपनी माँ के गुस्से को नोट किए पूछने लगा, मगर उल्टा नाज का दिल चाहा अपने शैतान बेटे को उठाकर बाहर फेंक दे, जो अपने मामूली से खिलौने की खातिर उसकी मेहनत बर्बाद कर चुका था। तुम्हारी गन की तो तुम रुको, बाजिल रुको। दांत पीसते हुए उससे पहले उस तक पहुंचती कि उसके गुस्से को नोट कर बादल फुर्ती से भागते हुए कमरे से बाहर निकल गया और नाज खुद भी उसके पीछे गुस्से से जाती कि तभी अरमान कमरे के अंदर आया कि दोनों टकराते टकराते बचे। मगर बाजिल को बाहर भागते और नाज के दांत पीसने पर अरमान को बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि मामला आज फिर ख़राब है और इस बात की तस्दीक कमरे की उजड़ी हालत कर चुकी थी। पीछे हटें, आज तो आपका बेटा मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। गुस्से से दांत पीसते हुए कमरे से निकलती कि अरमान ने फ़ौरन अपने बेटे के बचाव की खातिर उसे कंधों से थामकर जाने से रोका। अरे अरे, हुआ क्या? आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं हमारे बेटे पर? गुस्सा मान, आप कमरे का हाल देख रहे हैं? देखें क्या हाल कर दिया आपके छटाक से बेटे ने। आप जानते भी हैं मैंने कितनी मेहनत से सफाई की थी और आपके साहिबजादे ने अपने मामूली से खिलौने की खातिर मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। पूरे कमरे की तरफ हाथ से इशारा कर नाज ने उसे कमरे की हालत दिखाई और फिर अपनी मेहनत बर्बाद होने पर अफसोस भी किया कि अरमान एक नज़र उसे और फिर एक नज़र कमरे की तरफ देखता जो अपनी किस्मत आप रो रहा था। आप इतना गुस्सा नहीं हो, वो बच्चा है, अभी शरारतें तो करेगा ना। अपने साथ बेड पर बिठाए अरमान ने उसे पुचकारना चाहा, मगर वो उल्टा उससे आंखें दिखा गई। बच्चा, उसकी हरकतें आपको कहाँ से बच्चों वाली लगती हैं? हर वक्त वो कोई ना कोई शरारत करता रहता है, कभी ज़ाइम को तंग करता है, कभी परीहा को, तो कभी शाहजैन और शाबीर को। हर वक्त उसे कोई ना कोई शैतानी सूझती रहती है और आप बोल रहे हैं वो बच्चा है? बिल्कुल नहीं, वो बच्चा नहीं बल्कि शैतान है, शैतान। एक ही सांस में न जाने क्या कुछ कहती वो खामोश हुई कि एक पल के लिए अरमान को महसूस हुआ जैसे वो उसका नहीं किसी और का बेटा हो। अच्छा, मान लिया वो शैतान है, लेकिन आपको भी तो चाहिए ना कि आप उसे प्यार से समझाएं। अगर इस तरह गुस्सा और डांटेंगी तो वो सुधरने की बजाय मज़ीद बिगड़ेगा। इसलिए काम डाउन, मैं समझाऊंगा उसे। लें, आप पानी पिएं। प्यार से उसका गुस्सा कम करते हुए अरमान ने पानी का गिलास उसके सामने किया, जिसके 2-3 घूंट नाज ने गुस्से से भरे। समझ ही ना जाए वो आपकी बात को, मेरी तो आज तक नहीं समझा। हाँ। पानी का गिलास उसके हाथ से टेबल पर पटके वो उठी और गुस्से से एक एक करके सारी चीज़ें समेटने के साथ साथ सिवाय अपने बेटे पर गुस्सा करने के कुछ ना कर सकी, जबकि अरमान बस उसको गुस्सा करता ही देखता रहा, जो गुस्से में और भी ज़्यादा प्यारी लगती थी। बाजिल की ज़्यादातर हरकतें बिल्कुल नाज जैसी ही थीं। वो बिल्कुल उसी की तरह शरारती और हंसमुख था। बस फ़र्क ये था कि नाज शरारतें करते हुए नुकसान नहीं करती थी, जबकि बाजिल का दिन शुरू ही शरारतों से होता था और अख्ताम भी, जिस पर हर वक्त बस नाज उस पर गुस्सा और कुटती ही रहती कि वो बाकी बच्चों की तरह सुलझा और समझदार क्यों नहीं है। वो भी सिर्फ 2.5 साल का था और इन 2.5 सालों में ही उसने खूब नाज की नाक में दम कर दिया था। इन 5 सालों में नाज में फ़र्क सिर्फ ये आया था कि वो अभी पहले से थोड़ी समझदार हो गई थी। बाकी बातें और हरकतें अब भी बिल्कुल पहले जैसी ही थी, बस अब उसकी बातों में हम की बजाय मैं की रौ बदल गई थी। अब वो खुद को हम कहने के बजाय मैं पुकारती थी। आयरा, आज अब जल्दी फ्री होकर घर आ जाना। इरहा और अयान दोनों के स्कूल जाने के बाद आसिया बेगम अपना नाश्ता ख़त्म करती हुई बोली कि जल्दी आने के जिक्र पर आयरा ने ना समझी से उनकी तरफ देखा। क्यों अम्मी, सब खैरियत है? आज फारिस की तरफ जाना है ना, अकीका है मिन्हा का। ओह, मैं तो भूल ही गई। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, वरना फारिस तो मेरी जान खा लेता कि मैं उसकी बेटी के अकीके पर नहीं आई। अपने माथे पर हाथ मारते हुए वो यकदम याद आने पर आसिया बेगम का शुक्रिया और फारिस का रिएक्ट याद करते हुए बोली कि आसिया बेगम ने हंसते हुए सर झटका।
जानती थी तुम भूल गई हो, इसीलिए याद करवा दिया कि वक्त पर घर आ जाना, समझी? जी जी, आप फिक्र मत करें, मैं जल्दी नहीं वक्त से पहले ही घर आ जाऊंगी। बस अभी निकलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और तैयार रहिएगा, एक साथ चलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अपनी जगह से उठकर उनके माथे पर बोसा देने के बाद उसने अपनी चीज़ें उठाईं और उन्हें तैयार रहने का बोल खुदा हाफिज़ कहकर निकल गई कि पीछे आसिया बेगम अपनी बेटी के नसीब और खुशियों के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकी, वरना हर गुजरते दिन के साथ वो उन्हें कमज़ोर और खोखली होती ही नजर आती थी। बेशक वो सबके सामने नॉर्मल बिहेव करती, अगर वो तो माँ थी, उसकी बिना बताए भी उसके दिल का हाल जानने वाली। आखिर उन्होंने भी शोहर का साया खोया था और आयरा, उसने तो जैसे सब कुछ ही खो दिया हो। पहले हाल और फिर फारूक साहब की जुदाई, उन दोनों ने एक साथ उसे कई तलखियों से गुजार दिया था। अकीके का फंक्शन फारिस ने अपने घर में ही रखा, जिसमें उसने अपने तमाम करीबी रिश्तेदार और हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी इनवाइट किया था कि वो सभी उसकी खुशी में शरीक हुए पहुंच चुके थे। वहाँ का माहौल बिल्कुल शादी के फंक्शन जैसा ही था। अपनी जाने अजीज़ बेटी और बीवी की खैरियत पर उसने खुशी का इजहार करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। नानू जान, मामा कहाँ हैं? वो आपके साथ आने वाली थी ना? आसिया बेगम को शाइस्ता बेगम के साथ बैठकर बातें करता देख अयान वहीं उनके पास आए आयरा के मुतालिक पूछने लगा, क्योंकि वहाँ सभी थे लेकिन सिर्फ उसकी अपनी माँ ही गैर हाजिर थी। मेरी जान, आपकी मामा अपनी इमरजेंसी सर्जरी की वजह से थोड़ा लेट हो गई हैं, आप फिक्र नहीं करें, थोड़ी देर तक आ जाएंगी। आसिया बेगम ने प्यार से उसके बाल बिगाड़ते हुए जवाब दिया, जिस पर उनकी हरकत पर सख्त चिढ़ा, क्योंकि आयरा के अलावा वो किसी को भी अपने बालों को हाथ तक नहीं लगाने देता था, और अगर कोई लगाता तो सख्त नाराज़ भी होता। ना नो, अच्छा अच्छा भाई, लो देखो आ गई तुम्हारी मामा। उसके गुस्से पर हंसते हुए आसिया बेगम ने पीछे की तरफ इशारा किया, जहाँ से आयरा उनके पास ही आ रही थी। उसको देख अयान की गुस्सीली आंखों में फ़ौरन नरमी छाई और वो भागकर आयरा के पास गया, जिसने झुककर उसे गोद में उठाया और चटाचट उसकी गाल को चूम लिया। मामा, आप कहाँ रह गई थी? मैं और प्रिंसेस कब से आपका वेट कर रहे थे। अपने साथ साथ उसने बहन का जिक्र करना भी ज़रूरी समझा कि आयरा और आसिया बेगम दोनों हंसी। मजाल थी कि वो दोनों बहन भाई कोई भी बात एक दूसरे के बगैर कर लिया करते। मामा को काम था ना, तो बस इसलिए मामा को लेट हो गया। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपकी प्रिंसेस है कहाँ? प्रिंसेस तो अंदर है। अपने हाथ का इशारा अंदर की जानिब कर उसने आयरा के रुखसार पर किसी की के बदले में उसने भी उसको गाल को छूमा और गोद से नीचे उतारा। चलें आप जाएं, जाइम के साथ खेलें, तब तक मामा फारिस अंकल और मन फुप्पी से मिल लें। ओके मामा। उसे ओके कहता वो जाइम और परिहा की तरफ भाग गया और आयरा शाइस्ता बेगम को मुबारकबाद देने के बाद अंदर गई, जहाँ लाउंज में मन्नत, फारिस और बाकी सभी साथ बैठे थे, जबकि मिन्हा महरमा की गोद में थी। शुक्र है डॉक्टर साहिबा को भी आने का वक्त मिल गया, वरना मुझे तो लगा था फंक्शन ख़त्म हो जाएगा हम अगर हमारी डॉक्टर साहिबा नहीं आएंगी। बुलंद आवाज़ में शुक्र अदा करने के साथ फारिस ने भरपूर इज्जत व एहतराम के साथ उसके सबसे लेट आने पर तंज भी किया कि वो उसके तंज पर सर ना में हिलाकर धीमा सा मुस्कुराई। अगर इमरजेंसी सर्जरी ना होती तो सबसे पहले आ जाती। खैर, देर अभी भी नहीं हुई। मुबारक हो मन्नत। उसको जवाब देती वो जाकर मन्नत के साथ बैठी और उसे मुबारकबाद देने लगी, जिसने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया। एक्सक्यूज़ मी मैडम, मन के साथ मेरी बेटी का भी अकीका हुआ है, मुझे मुबारकबाद कौन देगा? अपनी बजाय मन्नत के पास जाकर उसे मुबारकबाद देने पर वो सही लड़ाका औरतों की तरह दोनों हाथ कमर पर रखकर घूरते हुए बोला कि उसके अंदाज पर सभी को हंसी आई। अच्छा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें भी। अब खुश? मुबारकबाद देने के बाद उसने हाथ उठाकर खुश होने का पूछा, जिस पर वो सर हिलाकर हंसा और उसे बैठने का कहा, जो सभी से बारी बारी मिलने के बाद वहीं उनके बीच बैठ गई। इरहा कहाँ है? अयान बता रहा था वो अंदर है, लेकिन यहाँ तो वो कहीं नहीं है। चारों तरफ इरहा को तलाशने के बाद भी वो जब उसे नज़र ना आई तो उन सब से पूछ ही बैठी कि न जाने क्यों, पर उसके पूछने पर वो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आयरा को उनका अंदाज थोड़ा अजीब लगा। क्या हुआ मामा? वो मज़ीद कुछ पूछती कि इरहा की प्यारी सी आवाज़ पर मुड़ी, जो सीढ़ियों से उतरती भाग कर उसकी गोद में आकर बैठ गई। मामा की जान, कहाँ थी आप? मामा कब से आपको ढूंढ रही थी। उसकी पेशानी को प्यार से चूमते हुए उसने बड़े ही लाड से पूछा, जो अपनी हेजल ग्रे आंखों में एक अलग ही खुशी समोए उसकी तरफ देख रही थी। मैं तो बाबा जानी के साथ थी। अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर सर को दाएं जानिब झुकाए उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आयरा की मुस्कुराहट थमी और उसकी जगह नासमझी ने ले ली। बाबा के साथ? जी, आपको पता है मैंने और बाबा ने बहुत सारी बातें की, और तो और बाबा ने मुझे इतनी सारी चॉकलेट्स भी दी हैं, पर वो ऊपर रूम में है। उसकी बात पर अब की बार नासमझी से आयरा ने सबकी तरफ देखा, जिनके चेहरों पर कुछ तो था जो उसे समझ ना आया। बाबा कैसे हो सकते हैं, कोई और होगा। आंखों में नासमझी के साथ उसने जैसे उसकी बात झुटलानी चाहिए। नो मामा, वो बाबा ही थे। आपको पता है बाबा वापस आ गए हैं। अपनी बात झुटलाने पर वो दोबारा जोर देते हुए बोली कि वापस आ गए हैं। लफ्ज़ पर आयरा का दिल जोर से धड़का, लेकिन फिर भी यकीन न कर पाई। आप मेरी बात नहीं मान रही ना, तो लें बाबा से खुद पूछ लें। बाबा जानिए, आप बताएं ना मामा को कि आप वापस आ गए हैं। जब काफ़ी देर उसने यकीन न किया तो आखिरकार वो उसकी गोद से उतरकर पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोली कि उसके पूरे यकीन अंदाज और लहजे पर आयरा ने धड़कते दिल के साथ पीछे मुड़कर देखा, मगर अपने से 4 कदम पीछे खड़े वजूद पर उसकी सांसें आज एक बार फिर अटकी।
वो एकदम तेज़ी से झटका खाकर उठी कि उस जल्दबाजी में हाथ लगने पर सामने टेबल पर पड़ा ग्लास नीचे मार्बल पर गिरता चकनाचूर हुआ। वाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट में हमेशा की तरह बालों का नफासत से माथे पर पीछे की जानिब सेट किए, दाएं कलाई पर कीमती घड़ी और बाएं कलाई में चांदी के ब्रेसलेट के साथ चौथी उंगली में अंगूठी पहने वो हेजल ग्रे आंखों में उस मताई जान के लिए दुनिया जहान की मोहब्बत समोए बिल्कुल संजीदा तासुरात के साथ खड़ा था। मगर उसके बरक्स आयरा की आंखों में हैरानगी, बेयकीनी और न जाने क्या क्या था। वो बिल्कुल सटल सांस रोके बस उसको देखे जा रही थी, जैसे वो इंसान नहीं भूत हो। जब काफ़ी देर वो यूं ही बिल्कुल साकित निगाहों से उसे देखती रही तो आखिरकार हाथ को खुद ही उसके करीब आना पड़ा। लेकिन अफसोस कि जैसे ही वो करीब आया और हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ना चाहा, वैसे ही वो हवास खोती उसके बाजुओं में झूल गई कि उसके एकदम बेहोश होने पर पहले सब परेशान हुए, मगर फिर उसकी हालत को समझते हुए मुस्कुरा दिए। मगर अपनी मामा के बेहोश होने पर इससे पहले इरहा उसके पास जाती कि अयान ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक दिया, जो फिक्रमंद निगाहों से कभी अपनी माँ तो कभी अपने बाप को देख रही थी। उसके यूं हवास खोने पर हाथ को वो वक्त याद आया जब बारात वाले दिन वो इसी तरह उसके छूने पर बेहोश हो गई थी। इसलिए हल्की सी मुस्कान के साथ उसने उसे बाहों में भरा और उन सबकी तरफ देखा, जिन्होंने एक साथ सर हाँ में हिलाया, जैसे कह रहे हों ठीक है जाओ। उन सभी के एक साथ सर हिलाने पर वो मजीद वहाँ नहीं रुका, बल्कि उसे उठाए वहाँ से निकलता चला गया। आन, मामा को क्या हुआ? आंखों में मासूमियत के साथ फिक्रमंदी लिए इरहा ने फौरन सवाल किया, जिस पर अयान की बजाय अरशान आ गए। आगे आया और उसको अपनी गोद में उठाए उसका रुखसार चुमा। कुछ नहीं हुआ आपकी मामा को, शान चाचू की जान, वो बस थोड़ा थक गई थी, तो इसलिए आप परेशान नहीं हो, आपके बाबा मामा को देख लेंगे। उसकी फिक्र को कम करने की खातिर अरशान ने उसका ध्यान भटकाया, लेकिन वो भी आयरा की बेटी थी, इतनी जल्दी कहाँ भटकने वाली थी। न जाने कितनी देर वो यूं ही होशो हवास से बेगाना रही कि कुछ लम्हे बाद उसके वजूद में हल्की सी जुम्बिश पैदा हुई। अपने सर पर हाथ रखे वो हवास बेदार करने की कोशिश करने लगी। जब अचानक चंद घंटों पहले वाला मंजर याद आने पर वो झट से उठी और पूरी आंखें खोलकर यहाँ वहाँ उस दुश्मन जान को तलाश करने लगी, मगर वो आसपास कहीं नहीं था। जिस पर उसकी मतलाशी निगाहों में एक बार फिर उदासी छाई, ये सोच कर कि क्या वो भी सिर्फ उसका ख्वाब था, मगर नहीं। ख्वाब भला कैसे हो सकता था? वो सुल्तान मेंशन में अपने कमरे में थी, जहां उसकी और हाथ की अनगिनत यादें वाबस्ता थीं, तो फिर ये ख्वाब कैसे हो सकता था? कई सोचें थी जिन्होंने एक साथ उसे उलझाया, जिस पर वो फौरन ब्लैंकेट हटाकर बेड से उठी और उससे पहले कमरे से बाहर कदम रखती कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने पर उसके बढ़ते कदम थमे। फौरन बाएं जानिब मुड़कर उसने वहां देखा जहां वो दुश्मन जहां फर्श से टॉवल हाथ में पकड़े सिर्फ पेंट में मौजूद था। सर के बालों से गिरते पानी के कतरे उसकी बात की गवाही थे कि वो नहाकर बाहर आया है। ऑफ वाइट कलर के सादा से कुर्ते में बालों को मुकम्मल कैचर में कैद किए वो बिना दुपट्टे के हवास बाख्ता सी अब भी बेयकीनी और ख्वाब की सी कैफियत में उसे देख रही थी, जैसे यकीन कर रही हो आया वो हकीकत है या ख्वाब। मगर इससे ज़्यादा तकलीफ हाथ को उसकी उजड़ी हालत देखकर हुई थी। वीरान आंखें, कमज़ोर वजूद, आंखों के नीचे छाए वो गहरे स्याह हल्के। उसकी आंखों का नूर ऐसा तो नहीं था, नूरे हाथ। उसकी मोहब्बत भरी पुकार ने जैसे उसे ख्वाब से निकालकर हकीकत की दुनिया में लाया था कि वो वहीं घुटनों के बल ज़मीन पर गिरती, चेहरा हाथों में छुपाकर इस कदर शिद्दत से रोई कि अपने सामने उसका यूं रोना हाथ के दिल को बुरी तरह बेचैन कर गया। वो फौरन हाथ में पकड़ा टॉवल बेड पर फेंक तकरीबन भागते हुए उसके साथ ही ज़मीन पर बैठा और उसे कंधों से थामा कि आयरा ने फौरन उचक कर उसकी गर्दन के बाजू बांधकर सीने से लगती हिचकियों से रोने लगी। ये वो दर्द और आंसू थे जो पिछले 5 साल से वो उसके हिज्र में लम्हा लम्हा तड़प कर अपने अंदर जमा कर रही थी, जो उसके सामने आने पर अश्कों के जरिए उसकी आंखों से कतरा कतरा बहते उसके हर दर्द और कर्ब को ज़ायल कर रहे थे। न जाने कितनी ही देर वो यूं ही उसके सीने से लगकर अश्क बहाती रही और कितनी ही देर वो उसके हर आंसू पर बेचैन हुए उसकी कमर सहलाता रहा। बस चुप हो जाएं, देखिए मैं हूँ आपके पास, बिल्कुल ठीक। रो रो कर उसके बेहाल हो जाने पर आखिरकार हाथ ने खुद ही कंधों से थाम कर उसे सामने किया और उसके बहते आंसू अपनी उंगलियों की पोरों से साफ करते हुए खामोश होने का कहा, जो एक सिसकी भरकर हसरत भरी निगाहों से उसके नक्श नक्श को देखने लगी। आप बहुत जालिम हैं हाथ। हिचकियों के दरमियान वो रोते हुए सिर्फ इतना ही बोली कि हाथ उसकी दर्द भरी शिकायत पर हल्का सा मुस्कुराया और उसके टप टप बहते आंसू अंगूठे की मदद से साफ करने लगा। और वो पागल दीवानी आज सालों बाद उसका लम्स पाकर जैसे दोबारा से जी उठी थी।
ये मशवरा अयान का था जो उसने फ़ौरन पेश किया कि उन दोनों ने बेसाख्ता एक दूसरे की तरफ देखा। जहाँ हाथ की आंखों में आज भी उसके लिए ना ख़त्म होने वाली दीवानगी थी, वहीं आयरा की आंखों में उसके बख्शे हिज्र की न जाने कौन कौन सी रुदात कायम थी। बोले ना बाबा, मामा को सॉरी बोलें, देखना वो यूँ मान जाएंगी। मामा आप मान जाएंगी ना? उन दोनों को ध्यान दोबारा इरहा की आवाज़ ने खींचा। आई एम सॉरी। ओह बाबा ऐसे नहीं, कान पकड़ कर सॉरी बोले मामा, ऐसे नहीं मानेंगी। उसके सादा से सॉरी पर इरहा ने ज़ोर से अपना छोटा सा हाथ अपने माथे पर मारा और फिर उसे तकरीबन करके दिखाया कि कान पकड़कर माफ़ी मांगे, जिस पर हाथ ने पहले अपनी छोटी सी प्रिंसेस और फिर अपने मताए जान को देखा जो उन दोनों बाप बेटे को सिर्फ मुस्कुराती निगाहों से देख रही थी, और फिर इरहा को बाएं बाजू में उठाए दाहिना हाथ अपने कान पर रखे माफ़ी तलब निगाहों से आयरा की तरफ देखने लगा जो उसके अंदाज पर नमी से मुस्कुराई। आई एम सॉरी नूरे हाथ। किसी के सामने ना झुकने वाला आज अपनी बेटी के कहने पर अपनी बीवी से माफ़ी तलब कर रहा था, और वो भी कान पकड़कर। अब की बार आयरा से मुस्कुराई नहीं बल्कि अयान समेत उसके सीने से लगी, जिसने दूसरा बाजू उसके और अपने बेटे के गिर्द बांधा कि इरहा ने भी फ़ौरन उचक्कर उसकी गोद में ही मौजूद आयरा और अयान के गिर्द मुस्कुराते हुए अपना छोटा सा हिसार कायम किया कि चारों के एक दूसरे के साथ टच होने पर उनके हाथों में मौजूद ब्रेसलेट्स भी आपस में टच होकर मुकम्मल होने के बाद रोशन हुए, जिस पर इरहा अयान के साथ साथ आयरा और हाथ भी रोशन चांद को मुकम्मल हो जाने पर पुरसुकून सा मुस्कुराए। वो चांद आज 5 साल बाद दूसरी बार मुकम्मल हुआ था, वरना उसकी गैर मौजूदगी ने न सिर्फ उन तीनों को बल्कि उसके दिए तोहफे को भी अधूरा किया हुआ था, जो आज उसके वापस आने पर मुकम्मल होने के साथ उन तीनों की तरह रोशन भी हो गया था। 5 साल पहले 3 गोलियां एक साथ लगने पर हाथ को रास्ते में ही 2 गोलियां निकालने के बाद ज़रूरी फर्स्ट एड दे दी गई थी, मगर जो गोली उसके दिल के पास लगी थी उसे निकालने में डॉक्टरों को काफ़ी मुश्किल पेश आई। जो मिलिट्री हॉस्पिटल आने के बाद का डॉक्टर्स ने काफ़ी एहतियात के साथ निकाली, मगर काफ़ी ज़्यादा खून बह जाने और 3 गोलियां लगने पर उसकी काफ़ी वेन्स डैमेज हो गई थी, जिस पर ना तो वो जिंदा में था और ना ही मुर्दों में। उसकी सांसें कभी बहुत तेज़ तो कभी बिल्कुल मध्यम हो जाती थीं, जिस पर डॉक्टर्स को कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद खुदा की कोई और ही मर्जी थी कि सांसें रुकने के बावजूद उसका दिल धड़कना बंद नहीं हुआ था, और इसी हालत में मुब्तला वो पिछले 5 साल से मिलिट्री हॉस्पिटल में ही एडमिट था। इन 5 सालों में रोज़ कोई ना कोई उससे मिलने जाता, यहाँ तक इरहा और अयान भी कभी दामिर सुल्तान तो कभी जुहान, अरशान, अरमान और फैज़ान के साथ वहाँ चले जाते, मगर इन सब में सिर्फ एक वाहिद वो थी जो उस दिन के बाद दोबारा कभी हॉस्पिटल से देखने या मिलने नहीं गई। जाती भी कैसे? उस हरजाई को सामने बिस्तर मर्ग पर जिंदा मुर्दों की तरह देखकर मरने से बेहतर था कि वो यूं ही बिना देखे उसके हिज्र में जल लेती, जो कि वो पिछले 5 सालों से रोज़ अंदर ही अंदर जल भी रही थी। मगर आज उसका अचानक सामने आ जाना उसके बेजान वजूद में जैसे दोबारा जान डाल गया था। आज उसका लम्स और उसकी आवाज़, उसकी मौजूदगी महसूस कर वो दोबारा जी उठी थी। उसकी वीरान आंखें उसका दीदार पाते ही जैसे रोशन हो गई थीं। अगर वो हाथ सुल्तान की आंखों का नूर थी तो हाथ सुल्तान तो उसकी मुकम्मल ज़िंदगी का नूर था। ये मंजर कराची के साहिल समंदर का था, जहाँ आज वो पूरा ख़ानदान एक साथ अपनी अपनी मस्ती में मगन फैमिली पिकनिक मना रहे थे। शाम के वक्त हल्की हल्की ठंडी हवा में समंदर की लहरों और डूबते सूरज का बहुत ही खूबसूरत मंजर था, जिसको देखते हुए वो सभी मुकम्मल फॉर्म में आए क्रिकेट खेल रहे थे, और पास ही दामिर सुल्तान और आसिया बेगम एक पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ अपने बच्चों की शरारतें और मौज मस्ती देखकर खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे, जिन्होंने आज कई साल बाद उनके घर को मुकम्मल कर दिया था। अल्लाह ने जहाँ उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लिखी थीं तो वहीं उन सभी को अपनी आजमाइश से भी आजमाया था। उन सभी ने अपनी अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी में कोई ना कोई गम भी ज़रूर देखा था, मगर खुशी इस बात की थी कि इस आजमाइश के बावजूद आज वो सभी एक साथ पुरसुकून और खुश थे। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है